यूपी के लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी पर राजनीति गर्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेगी। मार्च तक पूरी की जाएगी परिसीमन की प्रक्रिया। नेपाल के पानी से बिहार में बढ़ी मुसीबत। बाढ़ की आहट से दहशत में हैं लोग। मैसेज भेजने वाली कंपनी व्हाट्सएप ने फिलहाल अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी को रोक दिया है। कुछ हफ्तों की धीमी रफ्तार के बाद आज मॉनसून ने पकड़ी थोड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बरसे बादल। ये सारी खबरें सीधे फील्ड से दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए बवाल में लखीमपुर की घटना पर सबसे ज्यादा सियासत हुई। वहां समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार नामांकन करने जा रही थी तो उसके साथ बदसलूकी हुई। हंगामे की एक और तस्वीर देखिए। ये शर्मनाक तस्वीर लखीमपुर खीरी से आई। यहां एक महिला के साथ बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके प्रत्याशियों के पर्चे फाड़ दिए और महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। अंदर जा रहे थे रोड गेट से तो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। हम लोग चल रहे थे बराबर। उन रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। क्यों कर रहे थे सर? उनके घर से कोई चुनाव लड़ रहा था रेखा वर्मा? रेखा वर्मा स्वयं रेखा वर्मा खुद लड़ रही थी? हाँ, सांसद प्रमुखी लड़ रही जी। प्रियंका गांधी ने लिखा, कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। लखीमपुर की इस घटना में पुलिस ने बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के रिश्तेदार यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी पर राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिस तरह महाभारत में चीर हरण हुआ था, वही तो पैटर्न बीजेपी के शासनकाल में है। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कल होने हैं और 2 दिन से नामांकन के दौरान यूपी के कई जिलों से बड़े बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। अयोध्या की सरयू नदी में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां के गुप्तार घाट पर 12 लोगों के नदी के डूबने की खबर से हड़कंप मच गई। डूबने वाले सभी लोग एक ही परिवार से थे जो अयोध्या में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। डूबने की खबर के मिलते ही प्रशासन ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गोताखोरों के दल को डुबकी लगवाई गई। रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया, जिसमें से 3 लोग जिंदा बचे जबकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। बाकी 4 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देश में ऑक्सीजन पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से देश में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में ली पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में ऑक्सीजन के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। मोदी ने कहा कि देश में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था। इसके बाद ही मोदी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर किए थे बड़े ऐलान। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर आज मुंबई में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस वक्त मैं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर ये बोर्ड लगा है और यहां पर लिखा गया है कि आज वैक्सीनेशन बंद है। जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर, ये और मुंबई महापालिका के जो
जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। जब ये वैक्सीन उपलब्ध होगा तब ये वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से शुरू होगा। इसके पहले भी 1 जुलाई में ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे और इसके बाद आज ये वैक्सीनेशन सेंटर बंद दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से 95,000 वैक्सीन के डोज मुंबई महापालिका को उपलब्ध हुए थे। उसके बाद मंगलवार को 42,000, बुधवार को 52,000 और गुरुवार को 14,000 वैक्सीन के डोज लाभार्थियों को दिए गए और उसके बाद अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर बिहार के अलग अलग ज़िलों में धीमी पड़ चुकी है। पटना में मैं मौजूद हूँ और क्या मौजूदा हालात है एक वैक्सीनेशन सेंटर पर। कई सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि बुधवार को 9,58,000 डोजेज़ बिहार में पहुंचा है और जिससे उम्मीद की जा रही थी कि लोगों को वैक्सीन मिलना एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोग हैं जो फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं लेकिन निराश लौट रहे हैं। वो बोल रहे हैं सोमवार को आइएगा, आज नहीं है वैक्सीन। मैं जो देख पा रही हूँ इन्हें कोवैक्सीन की डोज मिलनी थी। डोज तो कर आज सोमवार के लिए वैक्सीन नहीं है। तो भी बोला गया वैक्सीन नहीं, कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन है। ये दूसरे शख्स हैं जिनको यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर से निराश लौटना पड़ रहा है और भी कई सारे लोग। आप लोगों को वैक्सीन मिल गई? अभी ले रहा है, जा रहा है। हाँ, अभी पहली बार यहाँ? पहली बार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वैक्सीन है आपका? कोविशील्ड। तो कोविशील्ड की डोजेस यहाँ पर मौजूद है जैसा कि ये महिला बता रही हैं। लेकिन कोवैक्सीन जिनको लेना था, जिनकी दूसरी डोज की तारीख पूरी हो चुकी है, उन्हें फिलहाल निराश लौटना पड़ा है। 1,74,00,000 लोगों को बिहार में अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी एक अनोखा प्रदर्शन किया। लाल रंग की एक कार है जिसे गाय बैल की मदद से खींचने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन है मोदी सरकार के राज में महंगाई के खिलाफ। हालांकि यहाँ ये गाय जैसे कार खींचने को तैयार ही नहीं है। ये तो हुआ महंगे तेल के खिलाफ धरना। अब देखिए सड़क पर चूल्हा जलाकर खाना पकाया जा रहा है, रोटी सेकी जा रही है। कोलकाता में ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महंगे तेल और गैस के खिलाफ इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन कई इलाकों में राजनीतिक दलों द्वारा जारी है। बंगाल में भी गैस के दाम बढ़ने के कारण ये विरोध हो रहा है और लोगों में गुस्सा फूट रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल 100 रुपए के पार देश के तमाम इलाकों में हो चुका है, राजधानी दिल्ली में भी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी देश भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है इस महंगाई के खिलाफ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसमें हमने 2013 के मुकाबले में जो प्रति डॉलर बैरल हुआ करता था 117 रुपये होता था, आज $70 प्रति बैरल है, फिर भी रेट बढ़ रहे हैं। आज टैक्स के रूप में हम बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो रेट था और आज जो मोदी जी की सरकार में 56 रुपये तो पेट्रोल पे वसूला जा रहा है टैक्स। 100 रुपये में से 56 रुपये हम टैक्स में दे रहे हैं। वैसे ही डीजल पे 45 रुपये टैक्स के रूप में दे रहे हैं। और पिछले 6-7 सालों में केजरीवाल साहब ने 25,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले, 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूले। आखिर ये देश जा कहाँ रहा है? किसकी उन्नति हो रही है? केवल भाजपा की उन्नति हो रही है। दिल्ली कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और तमाम लोग जो पेट्रोल पंपों पर आ रहे हैं पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए, उनसे दिल्ली कांग्रेस के जो नेता हैं वो हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सारे हस्ताक्षर जो हैं वो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जाएंगे। और कुछ इस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, हमला बोल रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं बढ़ना चाहिए, एक निश्चित वृद्धि। जो हस्ताक्षर अभियान चला रही है, आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? चलाना चाहिए क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिससे हर एक जना प्रभावित हो रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर वही है, तो एक सर्वे टाइप है कि सर्वे कर रहे हैं। ये सच है कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसने कचूमर निकाल दिया है आम आदमी का। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जो है वो पहुंच चुका है, डीजल भी 100 रुपये के करीब पहुंचने वाला है। क्या यूपी में ओवैसी की पार्टी के साथ ओपी राजभर का गठबंधन पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? आज एक तस्वीर ने ये सवाल उठा दिए। सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने आज योगी सरकार के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे बात हुई।
ओम प्रकाश राजभर ने हालांकि मुलाकात को शिष्टाचार बताया है। कोई बात नहीं है, राजनीतिक मामले में आप इतना मतलब ये समझ लीजिए कि धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जा सकते। तो इस तरह का कोई विषय राजनीतिक किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक स्वागत सम्मान के नाते मैंने हम लोगों ने चाय पी है एक दूसरे से, वैसे ही कुशल क्षेम पूछा। ओम प्रकाश ने कल ही लखनऊ में अपने साथी दल के ओवैसी से मुलाकात की थी। अब जानिए एक विवाद जिसके बाद राजभर और ओवैसी में खींचातान मानी जा रही है। वजह है ये तस्वीर। ओवैसी ने सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई है। यूपी के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह है। राजा सुहेल देव के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं गाजी। सैयद गाजी ने सन 1034 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 2018 में उनके सिक्योरिटी गार्ड के मौत के मामले को अब दोबारा पुलिस ने खोल दिया है। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ सबसे बड़े चेहरे हैं शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब ममता राज की पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की कथित आत्महत्या केस की जांच फिर से होगी। दरअसल शुभेंदु गार्ड की पत्नी ने शुभेंदु पर अपने पति की मौत का आरोप लगाया था। पूरा मामला 13 अक्टूबर 2018 का है, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में परिवहन मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। तब शुभेंदु के बॉडीगार्ड ने कांथी में अपने किराए के मकान में अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। उस वक्त मामले को आत्महत्या बताया गया था। बॉडीगार्ड की पत्नी का आरोप है कि शुभेंदु ने ही उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अब इस मामले पर बंगाल में सियासत फिर से गरमाई हुई है। पिछले वर्ष तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन शुभेंदु अधिकारी ने थामा था। उसके बाद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़के ममता बनर्जी को करीब 2000 वोट से परास्त करके इतिहास रच दिया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ तेज एक्शन। कुलगाम में एनकाउंटर तो बांडीपुर में जिंदा मिलिटेंट गिरफ्तार। घाटी में सेना और पुलिस ने शांति बहाली और आतंक मुक्त करने का प्रण लिया है और इसी को लेकर सेना लगातार मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कश्मीर के बांडीपुरा में पुलिस ने लश्कर के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मिलिटेंट ने अपना नाम मुजम्मिल शेख उर्फ अबू मुआविया बताया है। मिलिटेंट के कब्जे से चीनी पिस्टल, जिंदा कारतूस और गोला बारूद समेत संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा कुलगाम में सेना और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ कुलगाम के रेडविनी इलाके में हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग के बाद छुपे 2 से 3 मिलिटेंट मौके से भाग गए। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 83 मिलिटेंटों को मार गिराया है। नेपाल के पानी से बिहार में बढ़ी मुसीबत। बाढ़ की आहट से दहशत में है लोग। बिहार में मौसम की मार से इंसानी जिंदगियां आफत में है। सबसे पहले सुपौल की तस्वीरें देखिए। नेपाल से आने वाले पानी और लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कोसी नदी तो पूरे उफान पर है। नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है। अब तस्वीरें सीतामढ़ी के बरौनी गांव की है, जहां अचानक एक आदमी की तबीयत खराब होने पर पहले नाव और फिर पैदल ही स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया गया। साफ है, बाढ़ जैसे हालातों में मरीजों का इलाज एक बड़ी चुनौती है। मोतिहारी में तो नदी के प्रचंड वेग ने सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जिधर भी कैमरा जा रहा है वहां सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। लोगों के घर और खेत पानी में डूब गए हैं। नदियां उफान से बह रही हैं। नदी के किनारे पानी में टूटकर गिर रहे हैं। हर साल बिहार बाढ़ का ऐसा दंश झेलता है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिस वजह से साल तो बदल जाते हैं लेकिन लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रही। दिल्ली में बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रहा है। 2 दिन में हुई 4 वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली में अपराध की 4 दिल दहलाने वाली कहानी से हड़कंप मचा हुआ है। पहली खबर बाड़ा हिंदुराव इलाके की है, जहां बदमाशों की फायरिंग में 2 की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि ये वारदात गैंगवॉर में हुई। दिल्ली की शाहबाद डेरी इलाके में गुंडों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। इन बदमाशों ने रोहिणी में कार लूटने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस का इन बदमाशों के साथ शाहबाद डेरी इलाके में सामना हुआ। एनकाउंटर में घायल हुआ बदमाश प्रदीप और उसके साथी पकड़े गए। दिल्ली के उत्तम नगर में भी बदमाश बेखौफ दिखे, जहां दिन दहाड़े
4 बदमाश बिजली कर्मचारी बनकर एक फ्लैट में घुसे और पिस्तौल के दम पर लाखों रुपए लूट लिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र के अंदर आती है और जब राजधानी दिल्ली के अंदर ही ताबड़तोड़ अपराध होंगे तो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही। थाने में ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ सड़क पर बदसलूकी, धमकी देने वाले शख्स का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। ये शख्स ट्रैफिक पुलिस को धमकी दे रहा है। वर्दी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले को वर्दी उतारकर पीटने की धमकी दे रहा है। इसके साथ ये महिला भी ट्रैफिक पुलिस वाले को खरी खोटी सुना रही है। तस्वीरें मुंबई के पास ठाणे की है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वालों ने इन 2 लोगों की गाड़ी को रोका था। आरोप है कि मामूली बात पर ये शख्स ट्रैफिक पुलिस वाले से मारपीट को उतर आया। पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करते इस शख्स का वीडियो वायरल है। इस पर और इसकी साथी पर कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो पहले पुलिस वाले को सड़क पर पीटने की धमकी दे रहे थे, वे अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। भोपाल में शराब तस्करों की नई साजिश। रेल की पार्सल बोगी में दवा के नाम पर हो रही थी शराब की सप्लाई। भोपाल में शराब की वही खेप है जिसे दवा के नाम पर छिपाकर पार्सल से भेजा जा रहा था। भोपाल पुलिस ने इस तरह शराब तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। बोगी में दवा के नाम पर बुकिंग कर महंगी विदेशी शराब भोपाल लाकर बेचते थे। पुलिस ने शराब तस्करों से 5.5 लाख रुपए की 350 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। 3 लोग गिरफ्तार भी किए हैं। रेल के जरिए पार्सल में शराब तस्करी का पहला मामला है। दरअसल दिल्ली में शराब सस्ती है और मध्य प्रदेश में महंगी। इसी का फायदा ये रैकेट उठाता था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का बड़ा ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेगी। मार्च तक पूरी की जाएगी परिसीमन की प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने आज ऐलान किया कि परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। परिसीमन आयोग के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें रिजर्व करनी होंगी। ऐसा पहली बार होगा। आयोग ने राजनीतिक दलों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की है। To add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. The Delimitation Act 2002 provides the manner of this process. केंद्र सरकार ऐलान कर चुकी है कि अगले साल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन गुपकार संगठन जम्मू कश्मीर में परिसीमन से पहले प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं देश का एक ऐसा गांव जहां के घरों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक गांव को 74 सालों से बिजली का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर का ये लादा गांव है जहां ये बच्चे रात को इसी तरह अंधेरे में पढ़ने के लिए मजबूर है। गांव के लोगों का दावा है कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक इन लोगों के घरों में बिजली नहीं पहुंची है। यहाँ करीब 150 घर है। हमारे बच्चे इधर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, लैखनी जलाकर रात को पढ़ते हैं, दिन को बकरियां चराते हैं। तो रात को कैसे क्या पड़ेगी, लाइट नहीं होगी तो कैसे पड़ेगी। गांव वालों की ये शिकायत जब इलाके के पास के बिजली विभाग पहुंची तो प्रशासन ने कहा कि 3-4 महीने में इस गांव में बिजली की सप्लाई हो जाएगी। मैसेज भेजने वाली कंपनी व्हाट्सएप ने फिलहाल अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी को रोक दिया है। कहा कानून से अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी कंपनी। केंद्र सरकार के साथ तकरार के बीच व्हाट्सएप अब अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल के लिए रोक दिया है। भारत में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी इसी साल फरवरी में लागू होनी थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए ग्राहकों पर दबाव डाल रहा है, जो गलत है, और अब व्हाट्सएप के तेवर ढीले दिख रहे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके आने के बाद व्हाट्सएप अपने उपभोक्ताओं की सारी जानकारी, फोटो और वीडियो दूसरी कंपनियों के साथ शेयर कर सकती है, और इसी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है।
बिहार में लालू राबड़ी नाम की अगरबत्ती बेच रहे हैं तेज प्रताप। पटना में लालू खटाल में शुरू किया ये कारोबार। एलआर अगरबत्ती यानी लालू राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब बिजनेसमैन भी बन गए हैं। उन्होंने अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है। पटना और दानापुर के पास लालू खटाल में इसका शोरूम बनाया गया है। एलआर का मतलब गया लार्जेस्ट रीच, मतलब लार्जेस्ट हो गया बड़ा चीज उसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, तो लार्जेस्ट रीच। अब इस नाम का मायने बहुत से लोग बहुत तरीके का निकालते हैं कि जो भी हम काम शुरुआत करते हैं तो बहुत तरीके का लोग हैं। कुछ लोग जलने वाले हैं, कुछ लोग हैं मिलने वाले लोग हैं, तो जलने वाले जलते रहते हैं। तेज प्रताप ने शोरूम का नाम लालू खटाल काफी सोच कर रखा है। पटना में लालू खटाल मतलब लालू की गौशाला। सत्ता में जब लालू यादव थे तो उन्होंने अपने घर पर भी खटाल खोल रखा था। कुछ हफ्तों की धीमी रफ्तार के बाद आज मॉनसून ने पकड़ी थोड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बरसे बादल। सड़क पर यहाँ हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया है। नागपुर में यह हाल कुछ घंटों की बारिश के बाद हो गया। 15 दिन से हल्के पड़े मॉनसून ने अब ऐसी हलचल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिखाई है। केरल के कोट्याम में भी आज बारिश हुई। तमिलनाडु के मदुरई में तो बारिश में चावल की सैकड़ों बोरियां भीग गईं। यहाँ प्रशासन ने खुले में बिना तैयारी के अनाज की बोरियां रखी थीं। हालांकि दिल्ली में अभी भी तेज बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से दिल्ली में बदल सकता है मौसम। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए शिमला में उमड़ा जल सैलाब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिमला पहुंचकर वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन किए। जेपी नड्डा ने शिमला के रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी शिमला पहुंचकर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। शिमला के बाद वीरभद्र सिंह का पार्थिव शरीर रामपुर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां 10 जुलाई को राजकीय सम्मान के साथ वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीरभद्र सिंह का निधन 87 साल की उम्र में हुआ है। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था और पिछले कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे। सीधे फील्ड से मैं अभी के लिए इतना ही। रात 10:30 बजे खबरों की नई डोल लेकर फिर हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।